नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों ये कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी या इसका संस्थापक कौन था? तो दोस्तों ये कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। इसके द्वारा गुलाम वंश की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों ये 1206 ईस्वी में हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, पीसीएस में पूछा गया है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? तो दोस्तों ये मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। ये जो सांकेतिक मुद्रा थी ये किसके द्वारा भारत में शुरू की गई थी? तो दोस्तों ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा हो जाएगा। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि दिल्ली से तुगलकाबाद के लिए राजधानी का स्थानांतरण किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों वो भी मोहम्मद बिन तुगलक ही हो जाएगा। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। भारत में ऐसा पहला सुल्तान कौन था जिसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन शुरू किया था? तो दोस्तों ये मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? तो दोस्तों ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ये जो हमारा दिल्ली में अलाई दरवाजा है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था या किसने इसको बनवाया था? तो दोस्तों ये अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो दोस्तों ये वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। ब्रिटिश संसद में महाभियोग किस पे चलाया गया था, किस भारतीय गवर्नर जनरल पर? तो दोस्तों ये वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। हालांकि इसको बाद में बरी कर दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक यानी सबसे ज्यादा दिनों तक रहा था? तो दोस्तों ये लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। भारत का ऐसा कौन सा वायसराय था जिसका कार्यकाल सबसे लंबा था या सबसे ज्यादा दिनों तक वो वायसराय रहा था? तो दोस्तों ये लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। कई बार आपसे पूछा जाता है कि बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों ये भी लॉर्ड कर्जन ने ही किया था। हमारा बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो ये 1905 में हो जाएगा। किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों ये लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दोस्तों डब्ल्यू सी बनर्जी जी हो जाएंगे। ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका पहला अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों डब्ल्यू सी बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी जी हो जाएंगे। कई बार आपसे पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ये 1885 में हो जाएगा। कांग्रेस की स्थापना किस साल हुई थी? तो ये 1885 में हुई थी। इसके पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों ये डब्ल्यू सी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ये बदरुद्दीन तैयब जी थे। जो कांग्रेस है इसका पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो ये बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था या इसकी स्थापना की थी? तो दोस्तों ये विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा की गई थी। अभिनव भारत संगठन की स्थापना किसने की थी? तो ये विनायक दामोदर सावरकर हो जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव जी को फांसी कब दी गई थी? तो दोस्तों 23 मार्च 1931 हो जाएगा। भगत सिंह जी को फांसी पे कब चढ़ाया गया था, इनको फांसी कब हुई थी? तो दोस्तों 23 मार्च 1931 हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव जी को फांसी कब हुई थी, किस वर्ष या किस तारीख को? तो दोस्तों 23 मार्च 1931 को हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये फिरोजपुर में है। भगत सिंह जी का स्मारक कहाँ स्थित है या कहाँ बना हुआ है, किस शहर में है? तो दोस्तों ये फिरोजपुर पंजाब में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था? तो दोस्तों ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे। जो हमारी भारतीय संविधान सभा थी इसका अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे। कई बार आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हो जाएंगे। जो संविधान सभा थी उसका अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और जो प्रारूप समिति थी उसका अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी हो जाएंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं।
अगला प्रश्न है, भारत की खोज यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों ये जवाहरलाल नेहरू की किताब है। ये जो भारत की खोज या डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, किसके द्वारा लिखी गई है, किसकी किताब है? तो दोस्तों ये जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका क्या नाम है? तो दोस्तों ये मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचनाएं हैं। ये जो गोदान और गबन हैं, किसकी रचनाएं हैं या इनका लेखक कौन है? तो दोस्तों ये मुंशी प्रेमचंद्र जी हो जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, अभी भी पूछा जाता है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। गोदान और गबन के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये मुंशी प्रेमचंद्र जी हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो दोस्तों ये इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। जो हमारे भारत का सबसे दूरस्थ दक्षिणी बिंदु है, यानी जो सबसे दक्षिण में स्थित है, ये कौन सा बिंदु है? तो दोस्तों ये इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ये कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में आपसे पूछ लिया जाता है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो दोस्तों ये इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो दोस्तों ये कन्याकुमारी में मिलते हैं। जो हमारी बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर है, इनका मिलन कहाँ होता है, किस जगह पे होता है? तो दोस्तों ये कन्याकुमारी में हो जाएगा। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। भारत का ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर आपस में मिलते हैं? तो दोस्तों ये कन्याकुमारी में हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किस रेखा के द्वारा होता है? तो दोस्तों ये रेड क्लिफ रेखा है। जो हमारे भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है, उसकी जो बॉर्डर रेखा है, उसका क्या नाम है सीमा रेखा का? तो दोस्तों ये रेड क्लिफ रेखा हो जाएगी। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है, पीसीएस में भी पूछा गया है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों ये अनाई मुडी है। जो हमारा दक्षिण भारत है, इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो दोस्तों ये अनाई मुडी हो जाएगी। और अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दोस्तों ये माउंट एवरेस्ट हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये तमिलनाडु में है। नीलगिरी या ब्लू पर्वत, जो ब्लू माउंटेन कहा जाता है, कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये तमिलनाडु राज्य में हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली यानी कि चढ़ने वाली पहली महिला पर्वतारोही कौन है? तो दोस्तों ये संतोष यादव जी हो जाएंगी। ऐसी कौन सी महिला पर्वतारोही हैं जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ चुकी हैं? तो दोस्तों ये संतोष यादव जी हो जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों ये जुंको ताबेई जी थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे पहली महिला कौन है दुनिया की? तो दोस्तों ये जुंको ताबेई जी हो जाएंगी। नाम याद रखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, पीसीएस में भी ये प्रश्न आया है, इसलिए इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों ये जुंको ताबेई जी हो जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो दोस्तों ये नॉर्मन ई बोरलॉग हो जाएंगे। विश्व में अगर पूछा जाए तो कौन होगा हरित क्रांति का जनक? तो ये नॉर्मन ई बोरलॉग हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो दोस्तों ये एम एस स्वामीनाथन जी हो जाएंगे। भारत में कौन है? तो दोस्तों एम एस स्वामीनाथन जी हैं। और विश्व में कौन है? तो ये नॉर्मन ई बोरलॉग जी हो जाएंगे। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि जो हरित क्रांति थी, इसका उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों ये खाद्यान्नों का जो पैदावार होती है, इनकी जो उपज होती है, इसको बढ़ाना ही इसका मुख्य लक्ष्य था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। हमारे भारत के किस राज्य में सोयाबीन की खेती सबसे ज्यादा होती है, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर होती है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश में हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये लखनऊ में है। ये जो हमारा भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है, कहाँ स्थित है, किस शहर में है? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, पीसीएस में पूछा गया है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, किस शहर में है? तो दोस्तों ये लखनऊ में हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं।
अगला प्रश्न है, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश लगभग कितना समय लेता है? तो दोस्तों ये 8 मिनट हो जाएगा। जो हमारे सूर्य की रोशनी या प्रकाश या धूप होती है, ये सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगाती है? तो दोस्तों ये लगभग 8 मिनट हो जाएगा। 8 मिनट से ये कुछ ज़्यादा होता है, लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड के आसपास होता है। इतना समय जो होता है लाइट को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लग जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं? तो दोस्तों ये भूमध्य रेखा पर होते हैं। जो पूरे साल दिन और रात्रि की अवधि बराबर यानी कि 12-12 घंटे होती है, ये दुनिया में कहाँ होती है, किस जगह? तो दोस्तों ये भूमध्य रेखा पर हो जाएगा। वैसे हमारे यहाँ देखते हैं जैसे गर्मियों में दिन बड़ा होता है और जाड़े में छोटा हो जाता है, इसी तरह का क्रम पूरी दुनिया में चलता है। कहीं पे दिन बड़ा होता है, कहीं रात छोटी होती है, कभी जाड़े में बदलता है, कभी गर्मी में। लेकिन ऐसी कौन-सी जगह है जहाँ पर पूरा साल दिन और रात 12-12 घंटे के बराबर अवधि के होते हैं? तो दोस्तों भूमध्य रेखा पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न झीलों में से कौन विश्व की प्राचीनतम यानी सबसे पुरानी और सबसे गहरी झील है? तो दोस्तों ये बैकाल झील है। हमारी दुनिया की सबसे प्राचीन यानी सबसे पुरानी और सबसे गहरी झील कौन सी है? तो दोस्तों ये बैकाल झील हो जाएगी। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे गहरी झील कौन सी है? तो दोस्तों ये बैकाल झील हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे झीलों की वाटिका कहते हैं? किस देश को झीलों की वाटिका कहा जाता है? तो दोस्तों ये फिनलैंड को कहा जाता है। दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा झीलें हैं या उस देश को झीलों की वाटिका कहा जाता है? तो दोस्तों ये फिनलैंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस का परसेंटेज है? तो दोस्तों ये नाइट्रोजन गैस होती है। जो हमारी पृथ्वी का वायुमंडल है, इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो दोस्तों ये नाइट्रोजन गैस हो जाएगी। कितनी पाई जाती है? तो दोस्तों ये लगभग 78% होती है। जो हमारे पृथ्वी का वायुमंडल है, इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में आपसे पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ये नाइट्रोजन हो जाएगी। कितनी? तो दोस्तों ये 78% होती है। अगला प्रश्न है, किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है? यानी दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जिसका जो कुल क्षेत्रफल है उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज जमीन पर जंगल स्थित हैं? तो दोस्तों ये जापान हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, पीसीएस में आया है। इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा, आगे भी ये प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जिसकी भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है? तो दोस्तों ये जापान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों ये भारत है। दुनिया में सबसे ज्यादा केले का उत्पादन कौन सा देश करता है या सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो दोस्तों ये हमारा भारत है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, पीसीएस में कई बार रिपीट हुआ है और भी कई सारी एक दूसरी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो दोस्तों ये हमारा भारत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? यानी सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो दोस्तों ये भी हमारा भारत हो जाएगा। दुनिया में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन कौन सा देश करता है या पहले स्थान पर कौन है दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से? तो दोस्तों ये भारत हो जाएगा। दूध और केला दुनिया में सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं? तो दोस्तों ये हमारे इंडिया यानी कि भारत में हो जाएंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, सभी परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।